नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। एक बार फिर आपका शुक्रिया हमारा समर्थन करने के लिए, हमारा सहयोग देने के लिए और हमारे परिवार को, हमारा क्या, आपका अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और लोगों को, अपने मित्रों को, परिजनों और रिश्तेदारों को कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए। इसीलिए हमारा परिवार तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए बहुत आभार। आज बात करते हैं बिहार की। बिहार में जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, मतदाता सूची हैं, उनके पुनरीक्षण की बात, जो इंटेंसिव रिवीजन की बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उसको लेकर बड़ा गर्मा गर्मी हो रही है। यूं तो बिहार में बाढ़ आई हुई है, लेकिन वैसे राजनीतिक गर्मी बहुत बढ़ गई है और इलेक्शन कमीशन ने भले ही अपना काम शुरू कर दिया हो, लेकिन राजनीतिक दल उसके खिलाफ खड़े हो गए। खासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दल हैं, बिहार के विपक्षी दल हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है और तमाम लोग। और इसके अलावा वो गर्मी जो है, वो तपन जो है, वो पटना से दिल्ली भी पहुंच गई है, जब सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ करीब करीब 6 पिटीशंस, याचिकाएं दायर की गई है और उसकी लिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई के लिए कर दी है। तो इससे भी विपक्षी दलों का हौसला बढ़ गया है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो इससे मामला आगे बढ़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने फिर से साफ किया है कि भाई ये गहन पुनरीक्षण का मामला है और चुनाव आयोग अपना काम पूरी तरह से ईमानदारी से, साफ तरीके से कर लेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा भैया आप तो रोज रोज तो कहते हो, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में कह रहे थे, हरियाणा के चुनाव में कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है, इलेक्टोरल रोल्स में गड़बड़ी होती है, तो फिर उसकी पुनरीक्षण में क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? कभी ईवीएम पर मसला कर दो, कभी इलेक्टोरल रोल्स का मसला कर दो, कभी वोटर लिस्ट में नंबर बढ़ने की बात कर दो, कभी कहते हो कि वोट जो है वो बढ़ गए हैं, पोल्ड वोट और काउंटेड वोट में फर्क है। तो क्यों नहीं आप चुनाव आयोग पर भरोसा करते? चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इस काम को पूरा कर देंगे। 2003 के बाद बताया गया कि 2025 में ये फिर से इंटेंसिव जो पुनरीक्षण है, इंटेंसिव रिवीजन जो है इलेक्टोरल रोल्स का, वो हो रहा है बिहार में। अब सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं। एक तो सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन खुद ही थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है। अभी कल उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन दिया जिसमें लिस्ट छापी थी कि भाई 11 किन किन चीज़ों पर के आधार पर आप अपना वोटर लिस्ट को काम कर सकते हो, और उसमें कहा गया था कि यदि ये नहीं है, एक तो लिखा गया कि इसके आधार पर आप अपना करवा सकते हैं रिवीजन, फिर दूसरी बात कही गई अगर नहीं है तो अगले 2 महीने और हैं आपके पास, तो उसमें कर लीजिए। तो इससे भी लोगों को कन्फ्यूजन हुआ कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन ये तो आपके लिए भले की बात है कि चलो अभी नहीं हो रहा, 2 महीने के अंदर आप अपना जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी प्रमाण पत्र है, जो भी प्रमाण दे सकते हैं वो दे दीजिए और उसको रिवीजन करवा लीजिए। लेकिन मसला इतना आसान नहीं है। क्या यही मसला है? सवाल तो यह है, बहुत सारे लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं सवालों की चर्चा कर दे। विपक्ष ने एक सवाल तो ये किया कि अभी अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक आपने रिवीजन किया था, समरी रिवीजन किया था, तो फिर अब 6 महीने में इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्या पड़ गई? और उसके आधार पर तो आपने सरकार बनाई, 30 सीटें करीब करीब एनडीए को वहां पर मिली थी, तो फिर उस समय वोट ठीक थे, आज वोटर वोट ठीक नहीं है। लेकिन ये तो कभी ना कभी तो होना ही है ना। जिन चीज़ों की जांच होती है उसमें पहले चीज़ें हो चुकी होती हैं। दूसरी बात हुई कि 2003 का मसला है, एक पिताजी का, एक माताजी का, सबका प्रमाण पत्र देना है, लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं है, बिहार में बाढ़ आई हुई है, लोग पलायन कर गए हैं, वो वापस कैसे आएंगे, इन सब बातों की चर्चा हो रही है और इसको लेकर भी गर्मा गर्मी बनी हुई है। एक और बड़ी बात हुई, एक बड़ी बात यह हुई कि जो 11 चीज़ों का नाम दिया है, लिस्ट दिया है इलेक्शन कमीशन, उसमें उन्होंने उन 2 चीज़ों को शामिल नहीं किया है। एक तो है पैन कार्ड मेरे ख्याल से, और दूसरा है आधार कार्ड। आधार कार्ड को चुनाव आयोग ने अपने लिए पहचान के लिए ज़रूरी नहीं माना है। तो एक मित्र ने मुझे बताया कि ये जो 11 चीज़ें जिनके लिए सर्टिफिकेट के तौर पर माना है, मान्य किया है चुनाव आयोग ने, वो तो सभी आधार कार्ड के आधार पर बनती हैं। मतलब जिनके लिए आधार कार्ड जरूरी है, जिन चीज़ों को बनाने के लिए, वो जॉब कार्ड हो, वो राशन कार्ड हो, वो पासपोर्ट हो, उन सब के लिए आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन चुनाव आयोग उसको पहचान नहीं मानता। फिर मैंने भारत सरकार के जो आधार कार्ड की वेबसाइट है, यूडीआई जो है, उस पर देखा, उसमें लिखा हुआ है पहली लाइन ही कि मेरा आधार मेरी पहचान। उसमें साफ तौर पे कहा गया कि ये जो 12 नंबर का यूनिक नंबर आपको मिल जाता है, यही आपकी पहचान है और ये सब जगह काम में आ सकता है, किसी भी लाभ के लिए, सरकार के किसी भी काम के लिए।
तो चुनाव आयोग को उस यूडीआई का जो है यूआईडीआई जो है विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र यानी आधार, उसको भरोसा क्यों नहीं हो रहा, उस पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा। अब एक सवाल तो ये है, तो क्या आधार निराधार है? क्या भारत सरकार का चुनाव आयोग उसको नहीं मानता, जिसके आधार पर भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रही है, जिसके आधार पर भारत सरकार डीबीटी कर रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है, जिसके आधार पर सिटीजनशिप का मसला हो रहा है। तो क्या यदि वोटर को आधार कार्ड पर नाम नहीं मिला और वोट नहीं बना उसका, तो फिर किस तरह से काम चलेगा? और दूसरा सवाल, एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा किया गया कि यदि वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो क्या उसकी सिटीजनशिप बरकरार रहेगी? भाई जब वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं है, फिर दूसरा, क्या उसे खाना मिलेगा, अनाज मिलेगा? क्या उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फायदा मिलेगा? क्या सरकार की जो और योजनाएं हैं, आयुष्मान योजनाएं या तमाम योजनाएं हैं, उन पर उसको फायदा हो पाएगा? किस तरह से वो काम होगा? और यदि उन सब में उसकी वैलिडिटी है तो फिर चुनाव आयोग उसको वैलिड क्यों नहीं मान रहा? एक सवाल और किया गया कि जो लोग पैदा हुए हैं भारत में, उनके माता पिता कहीं से आए हों, जर्मनी से आए हों, लंदन से आए हों, पाकिस्तान से आए हों, बांग्लादेश से आए हों, या दुनिया के किसी भी शहर से आए हों, देश से आए हों, तो क्या जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है उसकी सिटीजनशिप भारत की सिटीजनशिप नहीं होगी, भारत की नागरिकता नहीं होगी? एक सवाल ये भी हो रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं और इनको लेकर एडीआर ने, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वो है रिफॉर्म है, उसने, महुआ मोइत्रा ने, योगेंद्र यादव ने और बहुत सारे लोगों ने, एक जेडीयू के फॉर्मर एमएलए हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से, आरजेडी ने भी जो है अपनी तरफ से याचिका दायर की और उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं कि जो लिस्ट अभी रिवाइज हुई जनवरी 2025 में, उसमें इतने गहन पुनरीक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? फिर दूसरा सवाल ये भी हो रहा है कि क्या ये जो इंटेंसिव रिवीजन है ये इतने 1 महीने के 2 महीने के समय में पूरा हो जाएगा? कुछ मामले आएंगे जिसमें बीएलओ जो इसको कर रहे हैं एक्सरसाइज को, उनको ही खुद को नहीं पता है कि कौन सा पेपर लेना है, कौन सा दस्तावेज लेना है, कौन सा नहीं लेना है, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, क्या वहां सब लोगों के पास फॉर्म पहुंच गए हैं? क्या ये एक्सरसाइज ये हो रही है जो विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि वोटर्स का नाम काटा जाएगा? 3 करोड़ वोटर्स पर का ये रिवीजन होना है, करीब करीब 8 करोड़ वोटर हैं, 13 करोड़ आबादी है, 13 करोड़ आबादी में से 8 करोड़ वोटर, 8 करोड़ में से 3 करोड़ वोटर्स का रिवीजन हो रहा है। तो क्या इसमें से वोट कट जाएगा? और फिर विपक्ष को ये डर क्यों लग रहा है कि केवल उन्हीं के वोट काटे जाएंगे? इलेक्शन कमीशन कैसे पहचान करेगा कि ये विपक्ष के वोटर हैं? और फिर क्यों नहीं विपक्षी पार्टियां जो आज इतना हंगामा कर रही हैं, वो सरकार के साथ या चुनाव आयोग के साथ सहयोग करके उस रिवीजन को ज्यादा तेजी से, ज्यादा मुस्तैदी के साथ पूरा करवा लें, और उनके नाम अगर कटते हैं तो उस पर वो बताएं कि किस तरह से उनका नाम होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि कोई दूसरी पार्टी का जो प्रतिनिधि है वो उनका नाम नहीं कटवाए। फिर उसके बाद आपके पास रिवीजन के बाद भी जो ऑब्जेक्शन है उसके लिए भी 1 महीना है, उस पर भी काम होना चाहिए। और यदि ये सब नहीं चाहिए तो फिर महाराष्ट्र में आप क्यों हंगामा कर रहे थे, हरियाणा में क्यों हंगामा कर रहे थे? और ये हर दिन एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर सवाल उठाने की जरूरत क्या है? किसी ने कहा कि भाई ये वोटर लिस्ट में, मान लीजिए, हो सकता है कि आप क्यों मान रहे हैं कि डिलीट ही होंगे, सारे नाम भी तो रह सकते हैं। तो उनका जब सारे नाम रह सकते हैं तो फिर जरूरत क्या है इस सब की? ऐसी बहुत सारी बातें भी हो रही है। लेकिन एक और छोटी बात जोड़ते हैं, जब बिहार के चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव नतीजों पर भी बात करते हैं। 2020 में इससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे। अब 2020 के विधानसभा चुनावों का नतीजा आप देखिए, जिसमें एनडीए को 125 सीटें मिली, बीजेपी को 74, जेडीयू को 43 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली, जिसमें आरजेडी को 75, आईएनसी यानी कांग्रेस को 19 और लेफ्ट पार्टीज को 12 सीटें मिली। ये तो अलग मोटा नंबर है, लेकिन इसका वोट परसेंटेज का एक बारीक थोड़ा सा मसला बता देता हूँ। एनडीए को टोटल वोट मिले 37.26, 37.26%, और महागठबंधन को वोट मिले 37.23%, यानी 0.03% का फर्क है 2020 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में। तो ये तो वोटर लिस्ट में कुछ नामों को जोड़कर कुछ नामों को घटाकर आसानी से किया जा सकता है। यह आरोप भी तो लग रहा है। ये 2020 के विधानसभा चुनावों का नतीजा। अब बिहार के लोकसभा चुनावों में बिहार का नतीजा देखें कि क्या रहा।
वहाँ की 40 सीटें हैं, उसमें से एनडीए को मिली 30 सीटें, जिसमें से बीजेपी को 12 मिली। उससे पिछले चुनाव में 17 मिली थी, मतलब 5 सीटें कम हो गई। जेडीयू को 12 मिली, जो पिछले चुनाव में 16 थी, उसमें से 4 सीटें कम हो गई। और एलजेपी को, जो चिराग पासवान साहब की पार्टी है, उसको 5 सीटें मिली। और महागठबंधन में आरजेडी को 4 सीट मिली, कांग्रेस को 3 सीट मिली और लेफ्ट को 2 सीटें मिली। वहां पर वोट लोकसभा चुनावों में बिहार में एनडीए को वोट मिला 47.2% और महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक को मिला 39.2%। मतलब यहां पर वोट का डिफरेंस 8% के करीब करीब है। इसमें अलग अलग पार्टी को भी देख लें तो बीजेपी को मिले थे 19.46%, जेडीयू को मिले थे 15.39%, आरजेडी को मिले थे 23.11% और कांग्रेस को मिले 9.48%। यानी लोकसभा चुनावों में भी आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। सीट बहुत कम मिली थी, लेकिन वोट परसेंटेज था वो 23.11% था। बीजेपी को करीब करीब 20%, 19.46% वोट था। लेकिन विधानसभा चुनावों में भी 0.03% का फर्क है। तो क्या ये आरोप वाजिब हो सकता है कि विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हैं, आपको याद ही होगा कि अभी जिस दिन चुनाव आयोग से लोग मिले थे विपक्षी दलों के, तो उन्होंने कहा कि हमने गलती करती चुनाव आयोग के दफ्तर में आके बीजेपी के दफ्तर में चले जाते, क्योंकि ये तो बीजेपी का चुनाव आयोग है। किसी ने कहा ये आरएसएस का चुनाव आयोग है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं तो अभी आपकी सरकार तेलंगाना में बनवाई थी, चुनाव आयोग नहीं तो पिछले साल कर्नाटक में आपकी सरकार बनवाई थी, और उसी चुनाव आयोग के नेतृत्व में हिमाचल में आपकी सरकार बनी थी, और उसी चुनाव आयोग के नेतृत्व में आपको 50 से 99 सीटों पर आप पहुंच गए थे। तो क्या ये सारे सवाल वाजिब हैं? इन सारे सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। आज ओवैसी साहब ने कहा कि ये चुनाव आयोग तो राष्ट्रीय पार्टियों से मिला ही नहीं। चुनाव आयोग ने कहा हमने तो 5000 बैठक की है बिहार के अंदर, सब लोगों से अलग अलग। तो इन सारे सवालों के जवाब चुनाव आयोग को स्पष्ट तौर पर देने चाहिए। फिर एक सवाल और किया विपक्षी पार्टियों ने कि भाई हर चीज का जवाब हम मांगते हैं, सवाल करते हैं चुनाव आयोग से, और जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है ना चुनाव आयोग। ये सब सवाल हैं और 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में ये लिस्टिंग की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला देता है, वो क्या करता है, इस सब पर बहस करेंगे। लेकिन बिहार में भले ही बाढ़ आ रही हो, पानी जो है सब जगह पर दिखाई दे रहा हो, लोग पलायन भी कच कर रहे हैं, कुछ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बहुत तेज है। अब इस राजनीतिक गर्मी का असर क्या दिखाई देगा, चुनाव आयोग पर क्या असर पड़ेगा, चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, और दूसरा जो आजकल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, हर दिन कुछ हत्याएं हो रही हैं। आज भी कुछ हत्याएं हो गई है, 5 लोग मार दिए गए हैं। अभी 2 दिन पहले एक हत्या हुई थी, फिर उससे 1 दिन पहले 3 लोगों को तलवार से काट दिया गया था। तो लगातार वहां पर हत्याएं हो रही है, उस पर भी सवाल हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने एक भी बार अपनी जुबान नहीं खोली, अपना मुंह नहीं खोला और अपनी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया है कि इस सब पर ये सरकार क्या सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी की दुविधा यह है कि वो सरकार के साथ है और उन्हीं के जो एक सहयोगी हैं, प्रतिनिधि हैं, व्यापारी रहे जो गोपाल खेमका, उनकी हत्या हो गई थी। हाँ, एक बात और आपको बता दें, शायद मुख्यमंत्री जी को नहीं पता होगी तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आपको बताएं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो ही होम मिनिस्टर भी हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर में आता है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी को भी इसके बारे में पता होगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने परिजनों, रिश्तेदारों, मित्रों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।